दोस्तों, कल रात को मैंने आपके लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, लो सुनो। जब भी भागो दौड़ो तो आता है पसीना, प्यास हमें जब लगती पड़ता है पानी पीना। दिन के इस समय में हम सब खुश हो जाते हैं क्योंकि हमसे मिलने आती है अपनी मीना। कैसी लगी मेरी कविता? धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं मीना के पास, जो अपने बाबा के घर लौटने का इंतजार कर रही है। माँ, कितनी देर हो गई, बाबा कब आएंगे? बस आते ही होंगे बेटा। माँ, वो देखो, बाबा आ गए। बाबा! मीना के बाबा, आज तो आपने वापस लौटने में बहुत देर कर दी। अब क्या बताऊं मीना की माँ। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, सरपंच जी ने बुलाया था। सरपंच जी ने? क्यों? हरिया के बारे में बात करने। हरिया कौन बाबा? राजू बेटा, हरिया तुम्हारे दोस्त मोहन के पिताजी का नाम है। ओह हाँ। लेकिन हरिया भाई साहब के बारे में क्या बात करनी थी सरपंच जी ने? तुम तो जानती हो मीना की माँ, हरिया अपनी दुकान में लोहे के औजार बनाता है। हाँ। पिछले कुछ दिनों से वो दिन रात काम कर रहा है। अब लोहे के काम में शोर तो होता ही है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। फिर क्या, उन लोगों ने सरपंच जी से हरिया की शिकायत कर दी। ओहो। सरपंच जी चाहते हैं कि मैं हरिया को समझाऊं कि वो इतनी देर रात तक काम ना किया करे। लेकिन हरिया भाई साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर कभी किसी को परेशान करेंगे। मैं जानता हूँ मीना की माँ, इसलिए मैं कल ही हरिया से बात करूंगा, ताकि पता तो चले कि आखिर कारण क्या है, वो आजकल इतनी देर तक काम क्यों करता रहता है। बाबा, अगर आप कहें तो मैं कल मोहन से इस बारे में पूछ सकती हूँ। हाँ मीना बेटी, तुम मोहन से मिलना और उसे ये भी कहना कि वो हरिया को याद दिलाए कि परसों स्कूल प्रबंधन समिति की विशेष मीटिंग है। जी बाबा। और फिर अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब मीना, राजू और मोहन घर वापस लौट रहे थे। मीना, राजू, मेरा घर आ गया, मैं चलता हूँ। मोहन, हरिया चाचा को याद करा देना कि कल स्कूल प्रबंधन समिति की विशेष मीटिंग है। चाचा जी से कहना कि वो उस मीटिंग में जरूर आएं। मीना, मैं पिताजी से बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों मोहन? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं पिताजी से मिल ही नहीं पाता। क्या मतलब? राजू, पिताजी रात को बहुत देर से घर लौटते हैं और सुबह सुबह फिर से दुकान के लिए निकल जाते हैं। ओह मोहन, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ मीना, पूछो। हरिया चाचा आजकल इतनी देर रात तक दुकान में काम क्यों करते हैं? मीना, मैंने भी माँ से ये बात पूछी थी। माँ ने कहा कि पिताजी ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। तुम्हारे लिए? हाँ, दरअसल हम जल्दी ही ये गांव छोड़ के जाने वाले हैं। क्या? लेकिन क्यों मोहन? राजू, पिताजी को शहर में एक काम मिला है, औजारों के कारखाने में, इसलिए हम लोग अब शहर में जाके रहेंगे। लेकिन मोहन, इससे चाचा जी के देर रात तक काम करने का क्या संबंध है? मीना, शहर जाके पिताजी को मेरा दाखिला किसी स्कूल में कराना होगा ना, इसलिए। मैं कुछ समझी नहीं। मीना, माँ ने मुझे बताया था कि दाखिले के समय बहुत पैसे लगते हैं, शायद इसलिए पिताजी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मोहन। क्या मतलब? अभी कुछ दिन पहले ही बहन जी ने हमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया था। शिक्षा का अधिकार? हाँ, शिक्षा का अधिकार एक कानून है जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं देना पड़ता। नहीं देना पड़ता, बच्चा मुफ्त में पढ़ता। ओह, पर मुझे नहीं लगता कि पिताजी को इस अधिकार के बारे में पता होगा। मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बाबा से कहूँगी कि वो इस बारे में हरिया चाचा से बात करें। उनसे मुलाकात करें। और फिर जब शाम को मीना के बाबा घर लौटे तो मीना ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन के वो बोले, तो इसलिए हरिया आजकल दिन रात मेहनत कर रहा है। बाबा, क्यों न हम हरिया चाचा की दुकान पे जाएं और उन्हें सारी बात बताएं। हाँ बाबा, आप हरिया चाचा को
कल होने वाली स्कूल प्रबंधन समिति की विशेष मीटिंग के बारे में भी बता देना। ठीक है बच्चों, चलो। मीना और राजू अपने बाबा के साथ पहुँचे हरिया की दुकान पे। कैसे हो हरिया? अरे भाई साहब आप, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बच्चों। हरिया, मैंने सुना है कि तुम आजकल दिन रात काम कर रहे हो। हाँ भाई साहब, ये सब मैं अपने मोहन के लिए कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे नौकरी मिली है शहर में, तो अब हम वहीं जाकर रहेंगे। अब मोहन का दाखिला नए स्कूल में होगा, तो रुपए पैसे तो खर्च होंगे ही, इसलिए आजकल मैं दिन रात काम करता हूँ। हरिया, तुम्हें मोहन के दाखिले पर एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। हाँ? क्या कह रहे हैं भाई साहब? सही कह रहा हूँ। RTE यानी शिक्षा का अधिकार, ये नाम सुना है तुमने? शिक्षा का अधिकार? नहीं तो। हरिया भाई, शिक्षा का अधिकार एक कानून है और इसके अंतर्गत कोई भी सरकारी स्कूल बच्चे के दाखिले के समय एक पैसा भी नहीं ले सकता। सच? बिल्कुल सच। और इसके बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी चाहिए तो कल तुम स्कूल आ जाना। मैं स्कूल में क्या? चाचा जी, कल स्कूल प्रबंधन समिति की विशेष मीटिंग है। ओ अच्छा, वहाँ मुझे इस बारे में और पता चलेगा। हाँ, तुम कल वहाँ आओ। बहन जी और प्रिंसिपल साहिबा के अलावा वहाँ BRC से संदर्भ व्यक्ति भी होंगे। ठीक है हरिया, कल स्कूल में मिलते हैं। हाँ? ठीक है भाई साहब। और अगले दिन स्कूल प्रबंधन समिति की मीटिंग में, साहब, क्या सचमुच मुझे अपने बेटे मोहन के दाखिले के लिए कोई भी पैसे नहीं खर्चने होंगे? हरिया जी, अक्सर बच्चों के माँ बाप यही सोचते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के दाखिले के लिए स्कूलों में बहुत रुपए पैसा देना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। RTE यानी राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। इस कानून के अंतर्गत कोई भी सरकारी स्कूल बच्चे के दाखिले के समय एक भी पैसा नहीं ले सकता। आपका मतलब नए स्कूल में मेरा दाखिला मुफ्त होगा? हाँ मोहन, एकदम मुफ्त। और सिर्फ यही नहीं, इसी कानून के अंतर्गत स्कूल ना ही आपसे फीस के पैसे मांग सकते हैं, न ही बच्चे को किसी कक्षा में रोक सकते हैं। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा का अधिकार रखना याद। देखा दोस्तों, ये फायदा है मीना से मिलने का। एक तो मनोरंजन हो जाता है और साथ ही एक पते की बात भी मालूम पड़ जाती है। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता। 8वीं कक्षा तक के हर बच्चे का ये अधिकार, मुफ्त मिलेगी शिक्षा, कहता शिक्षा का अधिकार। नियम है सरकारी स्कूलों का, सुन लो खोल के कान। दाखिले के वक्त नहीं, बच्चों का इम्तिहान। हा, क्या बढ़िया कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। दोस्तों, क्या ख्याल है, अब एक गाना सुन लिया जाए? तो ठीक है, ये रहा आपका गाना। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बनके तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, हम हो गए फासले। पहुँचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे, टीचर है ऐसे भले। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे।
मेरा अधिकार है। गाना सुन के तो मजा आ गया। क्या ख्याल है दोस्तों, इस मजे को थोड़ा और बढ़ाया जाए? क्या कहा? कैसे? अरे भाई खेल के। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। हाँ, मैं तुम्हें एक अक्षर दूंगी और तुम्हें उस अक्षर से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और जगह का नाम बताना है। ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है ब। चलो चलो जल्दी से बताओ ब से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। भारत के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। शाबाश सुमी। लेकिन बहन जी, लोकमान्य तो ल से शुरू होता है, जबकि आपने तो ब से नाम बताने को कहा था। दीपू, बाल गंगाधर तिलक जी की सभी बहुत इज्जत करते थे। मतलब सब लोग उन्हें बहुत मानते थे, इसीलिए उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। समझे? जी बहन जी। चलो बच्चों, अब ब से किसी वस्तु का नाम कौन बताएगा? बस्ता, बाल्टी, बल्ब। बिल्कुल सही। चलो बच्चों, अब ब से किसी जानवर का नाम बताओ। बाघ, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु। शाबाश सुनील। अब ब से किसी जगह का नाम। बीकानेर। शाबाश मीना। और बीकानेर भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। हाँ बच्चों, राजस्थान की राजधानी का नाम पता है ना? जयपुर। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो पढ़ाओ, ओ खेलो जाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। शिक्षावाणी कार्यक्रम सुनने वाले अभी हमारे सभी श्रोता सुन रहे थे मीना की कहानी पड़ोसी, और उसने अपना पड़ोस धर्म निभाते हुए मोहन को कितनी अच्छी जानकारी दी। अरे केवल मोहन को ही नहीं, बल्कि हम सबको भी मीना ने ये बताया कि RTE एक ऐसा अधिकार है जिससे कोई भी बच्चा पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता। तो अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी कुछ ऐसे बालक बालिकाएं हैं जो केवल आर्थिक न होने की वजह से अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें इसके बारे में बताएं, उन्हें जागरूक करें और स्वयं अगर हो सके तो उनका दाखिला विद्यालय में करवाने में उनकी मदद करें। तो ये होगा हमारा पड़ोसी धर्म। भी कहते हैं ना कि हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो नाते रिश्तेदार होते हैं, वो तो हमसे थोड़ा दूरी पर रहते हैं, पर हमारा सबसे अच्छा जो हमारा मददगार होता है वो हमारा पड़ोसी होता है। तो भाई आप भी अपना पड़ोस धर्म निभाएं। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ कक्षा 6 के विद्यार्थियों के साथ और सुनते हैं कक्षा 6 के लिए विषय विज्ञान का पाठ 9, सजीव विशेषताएं एवं आवास। आपके लिए इस पाठ को प्रस्तुत कर रही हैं आपकी अध्यापिका प्रीति शर्मा। प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का आकाशवाणी द्वारा प्रसारित शिक्षावाणी कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पाठ के बारे में जानने से पहले हम कुछ सवालों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। बच्चों सोचो, हमारे आसपास हम क्या क्या देखते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सोचा। मेज, कुर्सी, किताब, बिल्ली और भी कई चीजें देखते हैं ना। तो बताओ, मेज व बिल्ली में क्या अंतर है? हाँ, बिल्कुल ठीक। बिल्ली तो भागती है, दूध पी जाती है, जबकि मेज तो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है जब तक हम नहीं उठाते हैं। प्यारे बच्चों, तो बिल्ली सजीव है और मेज निर्जीव। आज हम सजीवों के गुणों के बारे में पढ़ेंगे।
किसी को भी सजीव कहा जाए उसके लिए कुछ गुण होना अनिवार्य है, जैसे वृद्धि करना मतलब छोटे से बड़ा होना, आप भी तो छोटे से बड़े हो गए। श्वसन करना यानी सांस लेना, आप भी तो नाक के द्वारा सांस लेते व छोड़ते हो। और गति करना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। भोजन ग्रहण करना यानी खाने से ऊर्जा प्राप्त करना। आप भी जब खाना खाते हैं तो आप में शक्ति आ जाती है, आप हर काम को झटपट कर लेते हैं। तो आप में भी सजीवों के समान सब गुण पाए जाते हैं। तो आप भी सजीव हैं। सजीव जहाँ रहता है वह स्थान उसके लिए क्या कहलाएगा? आवास। जिस जगह पर आप रहते हैं वह आपका आवास है। मछली जल में रहती है, ऊंट रेगिस्तान में रहता है, शेर जंगल का राजा है तो जंगल में रहता है। तो आप समझ गए होंगे कि सजीव जहाँ रहते हैं वह उसका आवास कहलाता है। बच्चों, हम सर्दी से बचने के लिए स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी लगे तो छाया में चले जाते हैं या पंखा या कूलर चला लेते हैं, परंतु अन्य जीव जंतु व पेड़ पौधे ऐसा नहीं कर सकते। तो वह अपने में कुछ लक्षण विकसित कर लेते हैं जिससे वह वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। जीव जिस आवास में रहते हैं उसमें रहने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं, या यूं कहें कि अपने वातावरण के अनुसार गुण विकसित करके ढल जाते हैं, जिसे हम अनुकूलन कहते हैं। बताओ, हमारा राज्य पशु कौन है? हाँ, ऊंट है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी तो कहते हैं, क्योंकि यह रेगिस्तान में जीने के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलित है। इसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिससे यह रेगिस्तान वाले वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है। आपने देखा होगा कि इसके पैर गद्देदार होते हैं, पैरों के खुर भी चौड़े होते हैं। इन दोनों गुणों के कारण यह आसानी से रेत में चल पाता है। इसके पैर रेत में धंसते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि ऊंट की पीठ पर एक उभरा हुआ भाग होता है। इस भाग को कुबड़ कहते हैं। कुबड़ में वसा का संचय होता है जिससे वह एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है। क्योंकि आप जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी की कमी है। ऊंट के पैर भी लंबे होते हैं जिससे धरती में उपस्थित जो रेत है उसकी गर्मी से वह दूर रहता है। वह जो मल मूत्र त्यागता है वह कम मात्रा में व शुष्क होता है, क्योंकि उसको अपने शरीर से जल की हानि अत्यंत कम करनी होती है। तो बच्चों, इन सभी गुणों को देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि ऊंट कैसे रेगिस्तान में आसानी से रह पाता है। अब हम और जानवरों के बारे में चर्चा करते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। बिल्कुल सही, मछली पानी में रहती है। पानी के बिना मछली मर जाती है। मछली का शरीर भी जल में रहने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होता है, या हम कह सकते हैं कि जल में रहने के लिए वह पूर्ण रूप से अनुकूलित है। जिस प्रकार ऊंट में रेगिस्तान में रहने के लिए विशेष लक्षण पाए जाते हैं, उसी प्रकार मछली में पानी में रहने के लिए कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। जैसे उसका शरीर धारारेखित होता है, इसके कारण वह पानी को आसानी से काटते हुए तैरती रहती है। मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका रहता है। यह शल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मछली के पंख व पूंछ चपटी होती है, जो उन्हें जल में अंदर एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने व संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली में गिल्स होते हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेने में सहायता करते हैं। अब प्यारे बच्चों,
आपके दिमाग में ऊंट और मछली को सोचकर समझ बन रही होगी कि इन दोनों में जो लक्षण पाए जा रहे हैं, उन लक्षणों से वह अपने आप को उस वातावरण में आसानी से ढाल लेते हैं। अब हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मजा आ रहा है? चलिए हम विभिन्न प्रकार के आवासों की यात्रा करेंगे। सर्वप्रथम हम स्थलीय आवास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। स्थल पर मुख्य तौर पर 3 प्रकार के आवास हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र और घास या वन। मैं आपको सबसे पहले मरुस्थल की ओर ले चलती हूँ। आप ये तो जानते ही हैं कि मरुस्थल वह स्थान है जहाँ पानी कम होता है, पेड़ पौधे भी कम होते हैं। राजस्थान में ऐसे किसी स्थान का नाम सुना है या ऐसा कोई स्थान देखा है? हाँ, बिल्कुल सही सोचा। हम जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में मरुस्थल देख सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊंट के बारे में मैंने आपको पहले बताया, पर मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के बारे में चर्चा अब मैं आपके साथ करूंगी। मरुस्थल में पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए मरुस्थलीय पौधों में जल कम बाहर निकले, इसके लिए उसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं। जैसे बबूल की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं, जबकि कैक्टस की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पाए जाने वाले मुख्य पौधे कैक्टस, नागफनी व केर हैं। अब हम पर्वतीय क्षेत्र की तरफ चलते हैं। आप सब पहाड़ों पर गए होंगे या फिल्मों में पहाड़ों को देखा होगा। पहाड़ों पर जो जानवर व पौधे पाए जाते हैं, वह वहाँ पर उपस्थित वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि पर्वतों पर सर्दी बहुत होती है। कभी कभी तो सर्दियों में बर्फ भी गिर जाती है। बर्फ गिरने पर स्वयं को बचाने के लिए पौधों और जंतुओं में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। जैसे वहाँ के सभी पौधे शंकु के आकार के होते हैं, जिससे उन पर बर्फ ठहर ही नहीं पाती है। पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। तो आपको समझ में आया कि हर जीव अपने को अपने आवास के अनुसार ढाल लेता है। अब हम अपनी आवास यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा स्थलीय आवास घास या वन है। वन अर्थात जंगल। जंगल का राजा कौन है? शेर, क्योंकि वह अपना शिकार आसानी से कर लेता है। हर कार्य को आसानी से करने के लिए उसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। आप जानते हैं, उसकी आंखें दूर तक वन में शिकार को खोज लेती हैं तथा उसका रंग भूरा होता है, जो जमीन व घास के मैदानों में आसानी से छिपने में उसकी सहायता करता है। हाँ बच्चों, अभी तक हमने मरुस्थल, पर्वतीय व वन वाले भाग के बारे में जाना। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जलीय आवास का विस्तार से वर्णन करेंगे। आप जानते हैं, जलीय आवास भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे समुद्र, तालाब, झील। सर्वप्रथम हम समुद्र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या आप जानते हैं समुद्र का पानी कैसा होता है? हाँ, समुद्र का पानी खारा होता है। उसको हम पीने में नहीं ले सकते हैं। समुद्री जल में मछलियां भी अलग प्रकार की पाई जाती हैं। समुद्र में पाए जाने वाले जीवों का उदाहरण है ऑक्टोपस, स्क्विड, डॉल्फिन, वेल व अन्य मछलियां। समुद्री जंतुओं का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। वह समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। डॉल्फिन व वेल जीवों में गिल्स भी नहीं होते हैं। यह सिर पर उपस्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्र द्वारा सांस लेती हैं। अब सोचिए, जलीय आवास और कौन सा है? सही सोचा,
तालाब व झील। तालाब व झील में जो मछलियां पाई जाती हैं उनके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, किंतु पौधों के बारे में हमने चर्चा नहीं करी। तालाब और झील में जो पौधे पाए जाते हैं उनकी जड़ें छोटी होती हैं, क्योंकि जड़ों का काम है पानी लेना, और यह पौधे तो पानी में ही रहते हैं। इनकी पत्तियां फूलकर जल की सतह पर तैरती रहती हैं, जिससे इसकी पत्तियां पानी से गले नहीं। पानी के अंदर की पत्तियां सकरी व पतले रिबन की तरह होती हैं, ताकि यह बहते जल में सरलता से मुड़ सकती हैं। अगर ये पत्तियां चौड़ी होती तो क्या होता? ये पानी के बहाव से फट जाती। तो बच्चों, प्रकृति में जो भी जीव जहाँ रहता है वह अपने को वहाँ पर रहने के लिए योग्य बना लेता है। आओ बच्चों, अब हम आसपास के सजीवों के बारे में चर्चा करेंगे। सजीव व निर्जीव में कुछ लक्षण पाए जाते हैं। वह मैंने पाठ के शुरुआत में आपको बताए, पर हम अब उनको और अच्छे से समझेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैडम, कार तो चलती है और हम भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पर कार तो निर्जीव है और हम सजीव हैं। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम सजीवों के और भी लक्षणों को जानेंगे। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों में वृद्धि होती है। सभी जीवों में श्वसन की क्रिया भी होती है। श्वसन का अर्थ ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड त्यागना होता है। श्वसन में ग्रहण की गई ऑक्सीजन व भोजन की क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है। जंतुओं में श्वसन में गैस का आदान प्रदान होता है। आपने केंचुआ देखा होगा, जो कि बारिश के दिनों में ज्यादा दिखाई देता है। यह अपनी त्वचा के द्वारा सांस लेता है। आप सोच रहे होंगे कि मैडम, पौधे श्वसन कैसे करते हैं? हाँ, पौधे सजीव हैं और वह भी श्वसन की क्रिया करते हैं। उनकी पत्तियों में सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। उन रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अगला लक्षण, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन का मतलब होता है, जैसे किसी पौधे को प्रकाश की तरफ रखें तो वह प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ प्रकाश हुआ उद्दीपन और पौधे का प्रकाश की ओर मुड़ना हुई प्रतिक्रिया। कुछ पौधों के पुष्प केवल रात्रि के समय ही खिलते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक सिकुड़ जाती हैं। यह पौधों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। बच्चों, अब सजीवों में अन्य गुण भी देखते हैं, जैसे उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ शरीर में काम नहीं आने वाले पदार्थों को बाहर निकालना है। सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि पौधों में उत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। पौधों में अनूठे ढंग से उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। पौधे उत्सर्जन में बने हुए अपशिष्ट पदार्थों को कुछ विशेष भागों में संग्रहित कर लेते हैं। यहाँ वह अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्त्राव के रूप में करते हैं। जैसे रबड़ हमें पौधे से ही प्राप्त होता है, और हींग जो हम सब्जी में डालते हैं वह भी पौधों का स्त्राव है। अब हम सजीवों के गुणों की कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं। आप जानते हैं प्रजनन किसे कहते हैं? नहीं पता? मैं समझाती हूँ। प्रजनन का अर्थ होता है कि एक जीव अपने समान दूसरे जीव की उत्पत्ति कर दे। तो क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं? बच्चों, हाँ, सभी सजीव, पेड़ पौधे और जीव जंतु प्रजनन की क्रिया करते हैं। अपने समान जीव की उत्पत्ति के लिए अंडे देते हैं, जबकि कुछ जंतु अपने समान ही जीव की उत्पत्ति करते हैं। जैसे गाय बछड़ा या बछड़ी देती है और बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही जैसा होता है। अब हम देखें कि पौधे कैसे प्रजनन करते हैं।
हम सबको पता है कि खेतों में किसान बीज बोते हैं और बीज से गेहूं की फसल, सोयाबीन की फसल तैयार होती है। इसका मतलब बीज से नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। कुछ पौधों की पत्तियों, तनों से भी नए पौधे उत्पन्न होते हैं। अतः सजीवों का प्रमुख लक्षण है प्रजनन करना। अब सजीव गति करते हैं। हाँ, सभी सजीव गति करते हैं, पर गति करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे आप सोचेंगे कि पौधा तो एक ही जगह पर रहता है, फिर वह गति कैसे करता है? पर आप सब देखते हैं कि पौधे में पुष्प होते हैं, खिलते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। यह भी एक प्रकार की गति है। पौधे प्रकाश की तरफ मुड़ जाते हैं, यह भी एक प्रकार की गति है। हम कह सकते हैं कि सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। जीवन की अंत में मृत्यु होना भी निश्चित है, तो सभी सजीवों का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि हर जीव की मृत्यु होती है। अब हम कह सकते हैं कि सजीवों में भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि होती है और अंत में मृत्यु होती है। जीवन बहुत सुंदर है, विज्ञान भी सुंदर है, क्योंकि इससे हम जीवन की वास्तविकता के रहस्य खोजते हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों, आपको सजीवों की विशेषताएं व अनुकूलन के बारे में आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। अभी सभी श्रोता सुन रहे थे कक्षा 6 के लिए विषय विज्ञान का पाठ 9 सजीव विशेषताएं एवं आवास। पाठ प्रस्तुत किया प्रीति शर्मा ने और इसकी समीक्षा की अलका शर्मा ने। तो वही अब तैयार हैं कक्षा 9 के विद्यार्थी अपने विषय अंग्रेजी का पाठ 6 माय चाइल्डहुड पढ़ने के लिए। तो आपके लिए ये पाठ प्रस्तुत कर रही हैं आपकी अध्यापिका मधु विजय। Hello, my dear students. A very warm welcome to Shikshawani program. Childhood is the most beautiful of all life seasons. Dear students, क्या आप ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जानते हो जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं? आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। Today we are going to study the lesson My Childhood, chapter number 6 from the book Beehive. आज हम आपकी पुस्तक Beehive के पाठ संख्या 6 My Childhood का अध्ययन व मनन करेंगे। The title tells us the childhood story of someone. The childhood, मेरा बचपन। तो यहाँ किसके चाइल्डहुड डेज की बातें हो रही है? जरा बूझो तो जाने। जिन्हें हम मिसाइल मैन भी कहते हैं। तो आपने ठीक पहचाना। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बचपन की यादों से जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा को ग्रहण करेंगे। बच्चों, क्या आपको इनका पूरा नाम पता है? चलो मैं बताती हूँ। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। यानी आप यदि सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। नाउ वी आर गोइंग टू नो द चाइल्डहुड डेज अबाउट अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एंड ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम हिज फेमस ऑटोबायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर। प्रस्तुत अध्याय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा द विंग्स ऑफ फायर का एक अंश है। यानी प्रस्तुत अध्याय डॉक्टर कलाम साहब के बाल्यकाल के जीवनी अंशों के इर्द गिर्द प्रकाश डालता है। द स्टोरी टेल्स अबाउट विथ whom shared and enjoyed his childhood. Kalam tells about his family, siblings and friends who played an important role in his life. इनके परिवार के सदस्य, माता पिता, उनके मित्र, अध्यापक आदि को बयां करती है कि किस प्रकार इन सभी ने इन्हें सफल व्यक्ति बनाने की भूमिका का निर्वाह किया। The way Kalam has been brought up
in a very simple family with high values. कलाम साहब का लालन पालन एक साधारण परिवार परंतु उच्च नैतिक मूल्यों के साथ हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आपका दौर भी बचपन का ही चल रहा है। आप भी जब बड़े होंगे ना, अपना बचपन जरूर याद करोगे। नाउ वी स्टार्ट ए लेसन। I was born in middle class Tamil family in Rameshwaram. My father, Janulabdin, had neither much formal education nor much wealth. डॉक्टर अब्दुल कलाम बताते हैं कि मेरा यानी उनका जन्म रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। वो कहते हैं कि उनके पिता को ना तो औपचारिक शिक्षा मिली, न ही उनके पास ज्यादा धन था। बच्चों, इस पैराग्राफ में एक कनेक्टिव आया है नाइदर नॉर, यानी ना ये ना वो। इन स्पाइट दीज डिसएडवांटेज he possessed a great innate wisdom and a true generosity. He had an ideal helpmate in my mother आशियम्मा। कुछ कठिन शब्दों को भी हम जान लेते हैं। इनेट यानी जन्मजात, possessed संपन्न होना, जेनरिसिटी उदारता। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इनके पिता जन्म से ही अधिक बुद्धिमान व सच्ची उदारता से संपन्न थे। वो कहते हैं कि मेरे पिता के पास मेरी माँ आशियम्मा एक आदर्श सहायिका के रूप में थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। When I was 8 years old, I have never been able to understand a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. Tamarind seeds, इमली के बीज, erupted बढ़ना। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सन 1939 में जब वे 8 वर्ष के थे तब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। क्या आपको पता है पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? नहीं पता? मैं बताती हूँ। पहला विश्व युद्ध सन 1914 में शुरू हुआ था। अब्दुल कलाम साहब कभी भी ये कारण नहीं समझ सके कि बाजार में इमली के बीजों की मांग में अचानक इतनी अधिक वृद्धि क्यों हुई। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। 1 आना मतलब पुराने समय में 6 पैसों का एक भारतीय सिक्का। वो इमली के बीजों को इकट्ठा करते थे और मस्जिद वाली गली की परचून की दुकान पर बेचते थे। एक दिन के इकट्ठे किए गए बीजों से उन्हें 1 आने की मामूली राशि मिला करती थी। आओ अब हम अब्दुल कलाम जी के मित्रों के बारे में जानेंगे। आप सभी के भी कोई ना कोई तो घनिष्ठ मित्र जरूर होंगे बच्चों। दोस्ती मन से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है। I had 3 close friends in my childhood, Ramanda Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. All these boys were from orthodox Hindu Brahman families. Orthodox यानी रूढ़िवादी या परंपरागत होना। अब्दुल कलाम बताते हैं कि बचपन में उनके 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामंदा शास्त्री, अरविंदन, शिव प्रकाशन। ये तीनों लड़के रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार के थे। As children, none of us ever felt any difference among us ourselves because of our religious and upbringing. किसी भी बच्चे ने कभी धार्मिक भिन्नता तथा लालन पालन में अंतर होते हुए भी आपस में कभी अंतर नहीं समझा। किंतु उस दौर में कुछ लोग जाति व धर्म में भेद किया करते थे। ऐसी ही एक घटना कलाम साहब के साथ भी घटित हुई। उस घटना को हम जानेंगे। One day, when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. जब अब्दुल कलाम रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय की 5वीं क्लास में थे तो एक नए अध्यापक उनकी क्लास में आए। I used to wear a cap which marked me a Muslim and I was always sat in the front row next to Ramanda Shastri,
who wore the checkered thread. अब्दुल कलाम अक्सर एक टोपी पहना करते थे जो कि उन्हें मुस्लिम होने की पहचान करवाती थी, और वो हमेशा प्रथम पंक्ति में रामदास शास्त्री के निकट बैठा करते थे जो कि हमेशा जनेऊ पहनता था। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. यहाँ बच्चों could not stomach यानी कोई बात नहीं पचना या सहन न करना, मतलब यह है कि जो नए अध्यापक आए थे ना, वे इस बात को बिल्कुल सहन नहीं कर सके कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठे। In accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. Social ranking यानी सामाजिक स्तर, जाति या धर्म के अनुसार स्तर तय होता था। उच्च जाति व निम्न जाति में भेदभाव किया जाता था। अब्दुल कलाम साहब बताते हैं कि सामाजिक दर्जे के अनुसार जैसा टीचर ने समझा था, कलाम साहब को पीछे की बेंच पर जाकर बैठने के लिए कहा गया। यह बात स्वाभाविक है कि अध्यापक की बात ने कलाम जी के मन को दुखी कर दिया। I felt very sad. So did रामदास शास्त्री. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. लेखक स्वयं बताता है कि मैं बहुत दुखी हुआ और रामदास शास्त्री भी इतना ही दुखी हुआ जैसा ही मैं अपनी अंतिम पंक्ति की सीट पर गया। The image of weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. Impression प्रभाव या छाप छोड़ना। कलाम जी बताते हैं कि रामदास शास्त्री इतना दुखी हुआ कि वह तो रोने लगा। उसके रोते हुए चेहरे की छवि हमेशा के लिए मेरे मन में अंकित हो गई। प्यारे बच्चों, अब ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि अपने घनिष्ठ मित्र से अलग होना मन को कितना दुखी करता है। इसके बाद क्या होता है, आओ हम आगे जानेंगे। After school, we went home and told our parents about the incident. लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher. यानी स्कूल के बाद जब सभी बच्चे घर गए और अपने माता पिता से इस घटना के विषय में कहा, यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया। स्टूडेंट्स, लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? अब्दुल कलाम के मित्र रामदास शास्त्री के पिता थे। In our presence, he told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children. Communal intolerance, धर्म के प्रति असहनशीलता। कलाम साहब कहते हैं कि हम सब मित्रों के सामने ही अध्यापक जी से लक्ष्मण शास्त्री ने कहा कि वह सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहनशीलता मासूम बच्चों के मस्तिष्क में नहीं फैलाए। अब विज्ञान के जो टीचर ने अब्दुल कलाम जी के जीवन को प्रभावित किया था, आगे वो बताते हैं कि माय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, he did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. Social barriers, सामाजिक रुकावट, मिंगल यानी आपस में घुलना मिलना। कलाम साहब कहते हैं कि मेरे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्य अय्यर यद्यपि एक कट्टर ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने सामाजिक रुकावट को तोड़ने की कोशिश की। वो चाहते थे कि सभी समाज के लोग आपस में घुल मिल जाएं। अध्यापक सभी धर्म व जाति के लोगों को समान समझना चाहते थे। One day, my teacher invited me to his home for a horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her pure kitchen. एक दिन मेरे अध्यापक ने मुझे अपने घर भोजन के लिए बुलाया। जब ये बात मेरे अध्यापक जी की पत्नी को पता लगी
तो डर गईं कि एक मुस्लिम लड़के को उनकी पवित्र रसोई में भोजन करने के लिए बुलाया गया है। His wife refused to serve me in her kitchen. लेकिन अध्यापक जी की पत्नी ने मुझे उनकी रसोई में भोजन परोसने से इनकार कर दिया। My science teacher was not upset. He did not angry with his wife. मेरे विज्ञान के अध्यापक बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए और न ही वे अपनी पत्नी से नाराज हुए। Instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. पत्नी के विरोध के बावजूद भी अध्यापक जी ने मुझे भोजन स्वयं के हाथों से परोसा और मेरे पास भोजन करने के लिए बैठ गए। Observing my hesitation, he told me not to get upset and saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. Confronted यानी सामना होना। मेरे अध्यापक ने मेरे संकोच को देखकर ये कहते हुए मुझे परेशान नहीं होने के लिए कहा कि एक बार जब तुम प्रथा को बदलना चाहते हो तो ऐसी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। Then the Second World War was over and India's freedom was near. लगभग दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और भारत की स्वतंत्रता नजदीक थी। Indians will build their own India, declared Gandhi ji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. Unprecedented यानी अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। गांधी जी ने घोषणा की थी कि भारतवासी स्वयं के भारत का निर्माण करेंगे। उनकी ये बात सुनकर पूरा देश अभूतपूर्व आशा से भर गया। देश में खुशी की लहर फैल गई। I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramnathpuram. अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम से जाने और रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय में अध्ययन करने के लिए अनुमति मांगी। He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without nest? Seagull एक समुद्र पक्षी है। मेरे पिताजी ने जोर से सोचते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि अब्दुल, मैं जानता हूं कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। क्या सीगल पक्षी सूर्य की दूसरी तरफ नहीं जाता है, अकेला वे बिना घोंसले के? इसका अर्थ यह है कि जीवन में कुछ बनना है तो अकेले ही प्रयास करना होगा। My father said to my hesitant mother, your children are not your children. They come through you but not from you. मेरे जाने की जानकारी जब मेरी हिचकिचाती माँ को पता चली तो मेरे पिता ने मेरी माँ से कहा, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे ही बच्चे नहीं हैं, वे आपके माध्यम से या जरिए से आते हैं किंतु आपसे नहीं आते हैं। यहाँ इसका मतलब यह है कि माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, जीवन तो परमात्मा से ही आता है। You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. आप अपने बच्चों को प्रेम दे सकते हैं किंतु अपने विचार नहीं, उनके अपने विचार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। हाँ तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से आपने जाना कि लालन पालन के तरीके, माता पिता के नैतिक मूल्य एवं आसपास का वातावरण एक साधारण बालक के व्यक्तित्व एवं विचारों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। और यदि जुनून हो बालक कलाम जैसा तो निसंदेह एक मिसाइल मैन बनने तक की यात्रा सफल रहती है। ये आदरणीय कलाम साहब का ही कथन है, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड श्योरली हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। यानी हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं किंतु हम अपना आचरण तो बदल सकते हैं
और निश्चित ही बदला हुआ आचरण ही आपका भविष्य बदल देगा। आई होप आप अवश्य इस प्रेरणाप्रद जीवन चरित्र को अपने जीवन में अपनाएंगे और समाज तथा देश की सेवा में तत्पर रहेंगे। थैंक्स एवरीबॉडी। अभी हमारे सभी श्रोता सुन रहे थे कक्षा 9 के लिए विषय अंग्रेजी का पाठ 6 माय चाइल्डहुड, जिसमें हमने जाना हमारे मिसाइल मैन के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके विचारों के बारे में। और उनके विचार बहुत समृद्ध थे। उनसे बहुत से लोग प्रेरणा लेते हैं आगे बढ़ने की और भविष्य में कठिनाइयों से डर कर न हारने की। बल्कि उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में अगर कोई कठिनाइयां आती हैं तो वो हमारे लिए एक नया रास्ता तय करती हैं, नया रास्ता बनाती हैं और उस रास्ते पर चलकर हम एक नई तरक्की, नई उन्नति को प्राप्त करते हैं। और आपके लिए इस पाठ को प्रस्तुत किया अध्यापिका